Okay, so we are all set for the class और ये हो गई शुरू। चलो आ जाए। आज की क्लास में अपने को क्या निपटाना है भाई? टाइप्स ऑफ गुड्स। सही है। थोड़ा सा टाइप्स ऑफ गुड्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये टाइप्स ऑफ गुड्स क्या चीज है। टाइप्स ऑफ गुड्स में आपके पास दो कैटेगरीज आएंगी। एक आएगा मेरिट और डीमेरिट गुड्स, और एक कैटेगरी में आएगा पब्लिक और प्राइवेट गुड्स है। तो इस पे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे आज कि ये किस तरीके से टेस्ट होते हैं। बेसिकली इस टॉपिक के हवाले से हम ये पढ़ेंगे कि ये कंट्रोल कैसे होता है, ये नहीं पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन में पढ़ेंगे से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन, और इसमें जो एग्जामिनर का जो प्यारा सा प्यारा सा क्या है टॉपिक है, वो पब्लिक गुड को और ज्यादा टेस्ट कर लेता है। सही है। तो एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट है पब्लिक गुड्स। सही है। अब ये देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। नाउ आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू रीड द क्वेश्चन ऑन देयर ओन। खुद पढ़ें। ओके, डन हो गया। सबसे पहले प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है टू प्रोवाइड। एक्सप्लेन व्हाई प्रोविजन ऑफ पब्लिक सॉरी बस एंड लोकल रेल यानी मास ट्रांजिट गरीबों तुम्हारे शहर में नहीं है, लेकिन जो दूसरे मुल्क हैं जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क में सबवे, लंदन में सबवे, तो ये मास ट्रांजिट कहलाता है। Is classified as a private good and not a public good. Consider why such services might only be provided by the private sector. अब जितनी चीजें हैं ना, जितनी, सबकी डेफिनेशन लिख दो। तो भाई क्या क्या चीज है? सबसे पहला पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स की डेफिनेशन में आपके पास क्या आएगा? पब्लिक गुड्स आर गुड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अगर ये कोई बच्चा सोच रहा है ना, वो बंदूक निकाले और खुदकुशी कर ले। सही है। ये इनकरेक्ट डेफिनेशन है। पब्लिक गुड्स की डेफिनेशन क्या है? गुड्स दैट आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड दे आर नॉन राइवल इन नेचर। Once you define public goods are goods that are non-excludable and non-rival. You have to also define non-excludable. You also have to define non-rival. So non-excludable are goods that you cannot exclude somebody from using it, and non-rival means when a person consumes a good, the the consumption of another person is not affected. तो ये definition है। फिर आप बताएंगे नंबर टू पे प्राइवेट गुड्स की डेफिनेशन। अब प्राइवेट गुड्स आर गुड्स दैट आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवल। अब यहां पे एक्सक्लूडेबल और राइवल को बार बार समझाने की अपने को जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन एक्सक्लूडेबल समझा दिया, नॉन राइवल समझा दिया, बस हो गया हमारा। फिर तीसरा है प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे प्राइवेट सेक्टर हैज बिजनेसेस दैट आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। यानी गवर्नमेंट ओन नहीं करती, प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी इंडिविजुअल्स। तो ये आपके पास तीन डेफिनेशंस, और इन तीन डेफिनेशंस के आपके पास 3 मार्क्स हो जाने चाहिए। अब क्वेश्चन का पहला हिस्सा बोल रहा है कि बस और लोकल रेलवे क्यों प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड क्यों है? तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे बस की बात कर ली। सही है। तो बस और दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट आएगा। हाँ भाई, बस नॉन एक्सक्लूडेबल है। कैन वी स्टॉप समवन फ्रॉम यूजिंग द सर्विस ऑफ अ बस? द आंसर इज यस।
Because usually there is a price to pay when we step on the bus. The person who does not pay cannot step up on the bus. Hence, we have excluded that person from using that good. So it is not non-excludable. फिर दूसरा हम लिखेंगे नॉन राइवल. नॉन राइवल का मतलब ये है कि इफ वन कंज्यूम्स द अदर्स कंजम्पशन इज नॉट अफेक्टेड. अब बस में देर इज राइवलरी. हाउ इज देर अ राइवलरी? आप बोलेंगे व्हेन अ पर्सन सिट्स ऑन अ पर्टिकुलर सीट other people cannot consume that seat, hence the consumption of one is affecting the others. सही है ना? तो राइवलरी भी है, नॉन राइवलरी नहीं है. आप जब ये एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मजीद 2 मार्क्स मिल जाएंगे. आपने दोनों से लिंक करना है. ना तो पब्लिक गुड्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक मीट हो रही है, ना तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक मीट हो रही है. अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाई सच सर्विसेज माइट ओनली बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर. जवाब, प्राइवेट सेक्टर क्यों देगी ऐसी चीजें? जवाब, नंबर वन, प्राइवेट सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. Profit maximization. So they would provide a service, take money, and get their profits. However, बहुत important, they can also be provided by the government. भाई गवर्नमेंट भी तो प्रोवाइड कर सकती है. अगर गवर्नमेंट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइवेट सेक्टर भी बनाता है बसेस यानी सर्विसेज देता है, और गवर्नमेंट भी देती है. दोनों ही देते हैं. गवर्नमेंट क्यों देती है? फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. तो बस बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है उनका, टू इंक्रीज मोबिलिटी, एक लेबर दूसरी जगह आराम से जाके काम कर सके, उसके लिए दे चार्ज. क्योंकि वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है तो अमूमन प्राइसेस कंपैरेटिवली कम होती हैं. ऑल्दो इट इज अ पब्लिक गुड, sorry, it is a private good, it can be provided by the private sector and the public sector as well. This is your answer. सही है. And this is how you will develop your answer. तो भाई इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि ये जो एग्जामिनर है, इसका पूछने का तरीका क्या है. इसका पूछने का तरीका बड़ा सिंपल. ये बोलता है कि मैं कोई भी एक गुड की बात कर लूंगा और मैं बोलूंगा कि ये प्राइवेट सेक्टर क्यों प्रोवाइड करता है, या ये पब्लिक गुड है या नहीं है. तो इस तरीके से सेम क्वेश्चन आ सकता था आपके पास एजुकेशन को लेके, यानी स्कूल्स. तो स्कूल्स का भी आंसर सेम ही होगा. जो फीस पे करेगा वो बैठेगा, तो एक्सक्लूडेबल हो गया. जब बच्चे 20 बच्चों की कैपेसिटी एक क्लास में 20 बैठ गए, तो अब 21वें बच्चे को जगह नहीं मिली. द कंजम्पशन ऑफ वन इज अफेक्टिंग द कंजम्पशन ऑफ अदर्स. सही है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं एक केस स्टडी भी ढूंढ रहा था. मैंने आप लोगों से क्लास में भी पूछा था सबसे, लंच बॉक्स वाली एग्जाम्पल. तो वो केस स्टडी मैंने ढूंढी. केस स्टडी में बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि ये सीन था कि केस स्टडी की जो वो डेटा था, केस स्टडी का जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से. अब मुझे डेटा इसलिए याद था क्योंकि जब बच्चों ने पेपर दिया था उन लोगों ने सवाल पूछा था. अब वो इतनी एम्बिग्यूटी हो गई थी उस सवाल में, इतने सारे बच्चों ने पूछा था, वो दिमाग में बैठ गया. सही है. आप लोग देख लीजिएगा, पास पेपर में मौजूद होगा, वो क्वेश्चन मौजूद होगा लेकिन केस स्टडी मौजूद है. तो जल्दी से इसकी पिक्चर ले लें और फिर हम पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. डन हो गया भाई? ओ भाई, जरा चैट पे तो एक्टिव हो जाओ. चैट नहीं आ रही है आप लोगों की. खैरियत तो है? जरा चैट पे तुम भेजो तो. ना 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 ना.
इस पे नहीं। को होस्ट को भेजो, को होस्ट को भेजो। मुझको ना भेजो, को होस्ट को भेजो। हाँ, सही है। अब मेरे पास भी अलाउ पार्टिसिपेंट्स। ओके, डन हो गया। हाँ डन, आ गया। अब मेरा मैसेज भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ पब्लिक गुड। अब फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड क्या है अपने पास? अभी अभी पढ़े जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम लिखेंगे पब्लिक गुड्स की डेफिनेशन। पब्लिक गुड्स की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप पे फर्ज है कि आप नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल दोनों चीजों को एक्सप्लेन करें। सही है। कंसिडर वेदर मोटरवे यानी हाईवे प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक गुड। हाँ। नॉन रिजेक्टेबल क्यों नहीं आता बुशरा? बिल्कुल सही है। देखिए, नॉन रिजेक्टेबल इज अ पॉइंट। सही है। लेकिन इट इज नॉट इन योर मार्किंग स्कीम्स। सही है, पहले होता था अब नहीं है। असल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यही दो। इन दोनों के बेसिस पे जजमेंट। आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। मैंने आपको मैवरिक में एक क्वेश्चन भी करवाया था, उसमें बच्चे ने नॉन रिजेक्टेबिलिटी का जिक्र किया था। लेकिन वहां पे एग्जामिनर ने कोई टिक नहीं दिया हुआ था, यानी उसको कंसिडर नहीं किया था एज अ पॉइंट। भाई, तो बहरहाल नॉन रिजेक्टेबिलिटी इज ऑल्सो। अब वो बोल रहा है आपसे कि भाई जो मोटरवे है यानी हाईवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक गुड। सबसे पहला हमें इसी कसौटी से तोलना है। इज इट नॉन एक्सक्लूडेबल? इज इट नॉन एक्सक्लूडेबल? तो हम बोलेंगे इफ द हाईवे इज फ्री फॉर ऑल। अब नॉन एक्सक्लूडेबल में क्या लिखेंगे? फ्री फॉर ऑल व्हीकल्स अलाउड। तो आपने नॉन एक्सक्लूडेबल बना दिया। सही है। अब आप देखें पाकिस्तानी हाईवे में। सही है। पाकिस्तानी हाईवे में जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तानी हाईवे में नॉट ऑल व्हीकल्स आर अलाउड। मोटरसाइकिल्स तो अलाउड नहीं है ना, तो आपने एक्सक्लूड कर लिया। एंड इट इज नॉट फ्री फॉर ऑल एज वेल। यू हैव टू पे अ टोल, अ टैक्स टू बी ऑन द हाईवे। तो जब हम लोग जाते हैं हाईवे तो हम लोग तो रेस्टोरेंट जाते हैं ना, तो रेस्टोरेंट पे अपन ने खा लिया और फिर वापसी आ गए। लेकिन जैसे ही आप आगे जाओगे तो टोल आता है, टोल प्लाजा जिसे कहते हैं। वहां पे आप पर्ची कटाते हो और आप आगे निकल जाते हो, मतलब अब आपने पे करना है। इफ यू पेइंग देन ओनली यू कैन एंटर द हाईवे। सो इट मींस देयर इज एक्सक्लूडेबिलिटी। नंबर टू, इज इट नॉन राइवल? The consumption of one affects does not affect the consumption of others. तो इस पे हम लिखेंगे yes because cars move on। तो एक गाड़ी हाईवे पे आई, वो वहां पे बसेरा थोड़ी करेगी, वो वहां पे रुकेगी नहीं ना, वो तो बस चल जाएगी। तो वो थी, निकल गई, अब उसकी वजह से आप अफेक्ट नहीं है। आपने भी वही रोड इस्तेमाल कर। सही है। तो आप बोलेंगे कि मोटरवे इज अ पब्लिक गुड बिकॉज नॉन एक्सक्लूडेबल है, इफ इट इज फ्री फॉर ऑल। सही है। एंड ऑल व्हीकल्स आर अलाउड। एंड इट इज नॉन ड्राइवल बिकॉज कार्स मूव ऑन। सो वहां पे ट्रैफिक नहीं होता और एक गाड़ी की वजह से दूसरी गाड़ी को कोई इशू नहीं होता। सही है। अब एक और चीज लिखें। यू विल राइट द अदर साइड एज वेल। However, highway is not free for all.
एंड देयर इज अ टोल टैक्स। सही है, टोल टैक्स होता है। गाड़ी उस हाईवे पे आएगी तो टैक्स पे करेगी, टैक्स पे करोगे, एंजॉय द राइड। टैक्स नहीं पे करोगे बेटा, वापसी नहीं। सही है, तो इट्स नॉट फ्री फॉर ऑल, सो नॉट ऑल द व्हीकल्स आर अलाउड। दूसरी चीज है, स्मॉलर व्हीकल्स माइट नॉट बी अलाउड। तो आप ये बोलेंगे कि भाई ये नॉन एक्सक्लूडेबल तो नहीं है, प्रैक्टिकली तो नॉन एक्सक्लूडेबल। राइवलरी, क्या राइवलरी हो सकती है? यस, राइवलरी भी हो सकती है। इफ ट्रैफिक जैम हो रहा है तो इट इज राइवलरी, एक गाड़ी की वजह से दूसरी गाड़ी अफेक्ट हो। सही है, तो इस केस में इट इज प्राइवेट गुड। अब यहां पे आप एक और चीज ऐड करेंगे, इफ ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक इज मेट। क्या कहलाता है ये बताओ? इफ ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक इज मेट, या तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल है या वो नॉन राइवल है, दोनों में से एक कैरेक्टरिस्टिक। कोजाई। इट इज नोन एज अ कोजाई पब्लिक गुड। जी, अब मैं आपके क्वेश्चंस देख लेता हूँ, बाकी आप लोग इसको, इसकी पिक्चर लेना है। मैं एक एक करके क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूँ, काफी सारे क्वेश्चन हैं। हाईवे स्पेशली, विंटर सीट फॉग ब्लॉसम अलाउड टू। नहीं 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 नहीं, अर्जुमंद ऐसा आप नहीं लिखेंगे तो एक उसकी वजह, सीजन की वजह से इशू है ना। सीजन की वजह से तो हम उसको नहीं बोल सकते। मिसाल के तौर पे लेट्स से पब्लिक गुड क्या होता है हमारे पास, स्ट्रीट लाइट। तो फॉग की वजह से वो खराब हो गई, तो अब क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं चेंज हुई ना। सही है, ओके। प्राइवेट सेक्टर का बताना है, जवाब है नहीं। क्यों नहीं बताना? क्योंकि उसने प्राइवेट सेक्टर का तो बोला ही नहीं कहीं। सही है, तो आप नहीं बताएंगे। कंक्लूजन, कंक्लूसिव बात ही आपने लिखी है। आपने कंक्लूसिव बात ही लिखी है ना, आपने टू साइडेड आंसर दिया कि इट कैन बी अ प्राइवेट गुड, फिर हाउ एवर करके आपने लिखा इट इज नॉट अ पब्लिक गुड। और फिर आप कंक्लूजन में देंगे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मीट हो रही है तो पब्लिक है, नहीं मीट हो रही प्राइवेट है, और अगर एक कैरेक्टरिस्टिक मीट हो रही है तो फंसा है। आपने सारी चीजों का जिक्र किया। अब देखें लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटी थी। आश्रम 8 मार्क्स में कंक्लूजन जरूरी है। नंबर 2, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपने एक चीज देखी, एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं बोला कि भाई आप एक काम करो, आंसर करो। उसने एक सिनेरियो क्रिएट किया और उस सिनेरियो के इर्द गिर्द आपको घुमाया, और आपके आंसर में उस चीज से रेलेवेंट बात होनी चाहिए। अब अगर मैं पब्लिक गुड्स में स्ट्रीट लाइट का जिक्र करना शुरू कर दूं, एग्जामिनर ने मुझे मार्क्स नहीं देने। हाँ, अब इससे मुझे ये याद आया कि जब भी आप डेफिनेशन लिखें पब्लिक गुड्स की, आप एग्जाम्पल दे दिया करें। और एग्जाम्पल आपने कोई शशके वाली एग्जाम्पल नहीं देनी, आपने देनी है एग्जाम्पल भाई सीबीसी स्ट्रीट लाइट्स। तो जहां पे भी आप एग्जाम्पल दे सके ना, टाइप ऑफ गुड्स एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो आपने एग्जाम्पल देनी ही देनी है। सही है, आप पिक्चर ले लें, मैं अगले क्वेश्चन की तैयारी पकड़ूं। ओके,
12 मार्क का क्वेश्चन है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, नहीं 2 मिनट नहीं दे रहा मैं आपको, ज्यादा टाइम, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। सही, इट्स 11:30। आई वॉन्ट यू पीपल टू मेक पॉइंट्स। आप अपने पास पॉइंट्स बनाए, मुझे चैट पे नहीं चाहिए आपके पॉइंट्स। सही है, आप अपने तौर पे पॉइंट्स बनाए इस क्वेश्चन के। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर कंसिडर्ड टू बी मेरिट गुड्स। डिस्कस व्हाई मेरिट गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। 11:30 हो रहा है मेरी वॉच में। आपके पास टाइम 5 मिनट है। बनाओ पॉइंट्स, बनाओ जल्दी। 2 मिनट्स लेफ्ट। 1 more minute to go। ओके, आ जाए। सही है। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। आपने कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे। इफ आई स्किप on any point that you have written, you can obviously ask on the chat। सही है। अब देखें, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारा जो आंसर होगा, इट शुड बी रिवॉल्विंग अराउंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरिट गुड के साथ इशू क्या है। मेरिट गुड्स आर ओवर या अंडर कंज्यूम। बताएं क्या इशू होता है। ओवर कंज्यूम होता है या अंडर कंज्यूम होता है। अंडर कंज्यूम होता है। जबरदस्त। तो हम ये दिखाने के लिए बताएंगे कि द डिमांड शुड बी, द डिमांड शुड बी D1। एज अ रिजल्ट द कंजम्पशन शुड बी Q1। सही है। तो हम ये बात बोलेंगे कि भाई मेरिट गुड्स जो है ना,
वो है भाई अंडर कंज्यूम्ड। इशू क्या है कि भाई अंडर कंज्यूम्ड है। दे शुड बी कंज्यूम्ड एट Q1 but are consumed at Q. Right? This is the graph you can show showing under consumption. अब reason why are they under consumed, इसके दो रीजन है। पहला रीजन है प्राइस, because the prices are too high, people cannot afford it। दूसरा है इंफॉर्मेशन, लोगों को पता ही नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। ये दो चीज हो गई, सही है। अब ये मेरा आंसर का एक स्टार्टिंग पॉइंट आया कि भाई मेरिट गुड्स के साथ इशू क्यों है। ये कंक्लूजन में मेरे पास लिंक हो। अब एजुकेशन और हेल्थ केयर शुड बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर अगर देगा तो इसका क्या बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट, बेटर क्वालिटी। इट विल बी बेटर क्वालिटी। अब बेटर क्वालिटी क्यों होगा, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव होता है भाई प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो बेहतर क्वालिटी देंगे इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, एजुकेशन पे भी और हेल्थ केयर पे भी। नंबर टू, कंपटीशन लीड्स टू ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड फोर्सेस देम टू इम्प्रूव। दो चीज आ गई कंपटीशन की वजह से। अब देखें, मार्केट में हम अज्यूम करते हैं कि एक ही बंदा है जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। तो अब वो डिमांड को सप्लाई और सप्लाई को डिमांड करके भी पढ़ाए ना, तो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसी से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट में 10 बिलाल बशीर जैसे टीचर्स हों, तो भाई हर बिलाल बशीर को तो फिर रॉक सॉलिड मेहनत करनी पड़ेगी ना दूसरे बिलाल बशीर से आगे बढ़ने के लिए। तो भाई जब कंपटीशन होगा, हमेशा याद रखो, हर फर्म इंप्रूव करेगी, वरना दे विल मूव आउट ऑफ द मार्केट। कंपटीशन फोर्सेस द फर्म्स टू इंप्रूव। नोकिया, उसने बोला मैं इंप्रूव नहीं करूंगा, मैं एंड्रॉइड पे नहीं आऊंगा, बात हो गई। सही है। तो आप, कंपटीशन होगा, डंडा रहेगा, डंडा रहेगा, इंप्रूव करना है, और कस्टमर के पास दूसरे साइड पे वेराइटी आ जाएगी। अगला, गुड्स विल बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स। मिसाल के तौर, कस्टमर को स्पेनिश पढ़नी है, सही है। तो जब स्पेनिश पढ़नी है तो तुम्हें क्या लगता है, पाकिस्तान में कोई स्पेनिश ऑफर करेगा? करेगा। आप अपने कॉलेज पे जाएं, 15 बच्चे लेके बोले हमें स्पेनिश सीखनी है, हमारे अंदर एक कीड़ा है छोटा सा, उसको स्पेनिश सीखनी है, तो कॉलेज वाले आपके लिए एक स्पेनिश का टीचर अरेंज करके दे। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी कॉलेज, आप बोले भाई मुझे फ्रेंच सीखनी है, और ऐसा हुआ है भाई काफी सारे कॉलेजेस में मीडिया ऑफर नहीं किया जाता, लेकिन जब बहुत ज्यादा बच्चों ने इसरार किया ना कि भाई अपने को मीडिया पढ़ना है, हम बनेंगे आमिर लियाकत नए वाले, सही है, तो फिर उनके लिए मीडिया का कोर्स अनाउंस हुआ। पहले लॉ ऑफर नहीं होता था, बच्चों ने बोला भाई हम बनेंगे लॉयर, हमें लॉयर बनना है। स्कूल और कॉलेजेस ने बोला टेंशन नहीं लो, आ गया लॉ का टीचर। तो गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। हेल्थ केयर, सही है। हेल्थ केयर पे मैं आपको क्लास में भी बोला था भाई प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, सही है। मायरा खान गई, बोला मेरे होंठ पतले हैं, होंठ मोटे करके दो, प्लास्टिक सर्जरी करो। प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स क्या बोलेंगे, बोलेगा आ जाए आपके लिए तो बैठे रहे, 5 लाख रुपए लगेंगे, आपके नोट मोटे हो जाएंगे, सही। तो ये सारी बात है प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करने का क्या फायदा है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ मैं बोलूंगा पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जब प्रोवाइड करेगी तो वो प्राइसेस कम चार्ज करेगी, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर। प्राइसेस कम चार्ज करने की वजह से क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो अंडर कंजम्पशन का रीजन था कि प्राइस बहुत ज्यादा है,
वो मसला हल हो जाएगा। तो आप इसको यहां से लिंक करोगे, मेरिट गुड्स अगर पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करेगी तो वो कम प्राइसेस पे प्रोवाइड करेगी बिकॉज ऑफ द वेलफेयर। एज अ रिजल्ट इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपके मुल्क में डेथ रेट्स भी कम हो जाएंगे, आपके मुल्क में लिटरेसी रेट भी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे। दूसरा, स्टैंडर्ड गुड्स मिलेंगे। अमीर और गरीब को सेम सर्विसेज। मिसाल के तौर पे, अमीर मुकेश अंबानी का बेटा भी उसी हॉस्पिटल के बेड पे लेटेगा, आप भी उसी बेड पे लेटोगे, और एक गरीब इंसान भी उसी बेड पे लेटे, अलग अलग टाइम का, जब बीमार होगे तो। सही है? तो मतलब क्या है? हर बंदे को सेम सर्विसेज मिलेगी। अमीर और गरीब का फर्क क्या हो जाएगा? खत्म। हमने लिखा कि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कम हो जाएगा। अगला फायदा, विल ऑपरेट इवन इन लॉसेस। अगर उसको लॉस हो रहा होगा फिर भी वो ऑपरेट करेगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ही नहीं। इसीलिए आज तक पीआईए और स्टील मिल आज तक ऑपरेट कर रहे हैं इतने करोड़ों के नुकसान के। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन, अब ये आ गया मजे की बात। हम कंक्लूजन पे क्या लिखेंगे? कंक्लूजन पे हम लिखेंगे दोनों को प्रोवाइड करना चाहिए। वो सही है। दोनों को प्रोवाइड करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को। तो एक बात तो ये हो गई। क्यों? वाई? Private sector can meet the accommodations of rich people, whereas public sector can accommodate the needs of poor people. But this depends on the quality of services provided. मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर मिसाल के तौर पे, अगर प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स की क्वालिटी बहुत बेकार है तो प्राइवेट सेक्टर ना प्रोड्यूस करे थे, कोई भी नहीं जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। इसी तरीके से अगर प्राइवेट सॉरी पब सॉरी 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 अगर पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सर्विसेज अच्छी नहीं है तो कोई भी नहीं जाएगा, सारे पब्लिक सेक्टर पे आ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर पे आ जाएंगे। सही है? जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कराची में खास तौर पे स्कूल्स का जो निजाम है, नो बडी वॉन्ट्स टू गो इन अ गवर्नमेंट स्कूल। सही है? एवरीबडी वांट्स टू कम इन द प्राइवेट सेक्टर। तो अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो गरीब इंसान भी प्राइवेट सेक्टर पे आने की कोशिश करेगा। तो ये तो फिर बुरा हो गया। आप अगर क्वालिटी अच्छी दे सकते हो तो लोग आएंगे। नंबर टू, आप बोलेंगे इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड, अगर गवर्नमेंट अच्छी सर्विस देना नहीं चाहती या नहीं दे सकती तो वो सब्सिडीज दे दे प्राइवेट सेक्टर को, ताकि मेरिट गुड्स का अंडर कंजम्पशन का मसला हल। सही है? ये एक और पॉइंट हो गया। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट को अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए ताकि आपका अंडर कंजम्पशन का मसला नहीं किया। तो आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अवेयरनेस फैलाए ताकि ताकि लोगों को पता हो और वो पैसे दे के भी एजुकेशन हासिल करे। तो मेरा कंक्लूजन ये बनी। सही है? अब मैं आप लोग के क्वेश्चंस ले लेता हूं जो आप लोगों ने भेजे हैं। एक तो मुझे, मिक्स्ड इकोनॉमी शुड बी प्रोवाइडेड बाय, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? प्राइवेट और पब्लिक दोनों, हमने भी यही बोला ना। बहुत बड़े बड़े, आप किसी एक बच्चे ने तो मुझे भेजा था, पब्लिक सेक्टर माइट प्रोवाइड
अच्छा, अब ये मेरे पास एक बच्चे ने दिया है, पब्लिक सेक्टर माई प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट, तो इंक्रीजिंग हायर वेजेस टैक्स। हाँ, आप इस पे बहुत ज्यादा इलाबरेट नहीं कर सकते। तो ये लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो फिर टैक्स, हम लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दे सकती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं दे सकती तो लोग स्विच हो जाएंगे, पब्लिक सेक्टर पर कोई भी नहीं आएगा, सारे प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर पर आएंगे। और अगर ऐसा है, गवर्नमेंट इतनी इनकॉम्पिटेंट है, तो उसको चाहिए कि भाई वो बनाए ना, और वो सब्सिडीज दे दे प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर सस्ते दामों में फिर क्या करे, प्रोडक्ट्स दे, ताकि अंडर कंजम्पशन का मसला हल हो जाए। अब आ जाते हैं हम, आप पिक्चर ले लें। अब इतने लंबे लंबे क्वेश्चन भेज रहे हो, बट माय क्वेश्चन बट क्वेश्चन नो नो नो, टैक्स का ताल्लुक है ही नहीं भाई इससे। आप टैक्स बिला वजह क्यों लेके आ रहे हो बीच में? सही है, आ जाए। देखें, आपको अगर लग रहा है कि ये पॉइंट वैलिड है, सही है, तो टैक्स का पॉइंट आपको लग रहा है ना कि वैलिड है, कि प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर एजुकेशन देगी, लोग कमाएंगे और फिर टैक्स, तो भाई पब्लिक सेक्टर बंद हो जाए, एजुकेशन पर टैक्स लगा ले, तो भी तो टैक्स आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव इज नॉट टैक्स, हमें ये बताना है कि क्यों, क्यों पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करेगी तो क्या फायदा है, प्राइवेट सेक्टर करेगी तो क्या फायदा है। टैक्स कैन नॉट बी एन आंसर, बिकॉज टैक्स को प्राइवेट सेक्टर वैसे ही दे रहा है। केस स्टडी कम्स मोस्टली फ्रॉम मैक्रो, यस, उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस मैक्रो के ही होते हैं। आ जाए, वही तेरी खैर, आ जाए, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने मेरे ख्याल से क्लास में किया हुआ है, वापसी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक्सप्लेन व्हाई डीमेरिट गुड्स आर ओवर कंज्यूम्ड एंड मेरिट गुड्स आर अंडर कंज्यूम्ड। अब इसमें ग्राफ आपको बनाना है। अब मैं आपको ग्राफ बनाने का तरीका बता देता हूँ, सही है। आप ग्राफ बनाएं, दो ग्राफ्स आ गए, एक तरफ मैंने लेबल किया डॉलर, एक तरफ लेबल की क्वांटिटी, डॉलर क्वांटिटी। 8 मार्क का क्वेश्चन है ना। सबसे पहले आप मेरिट गुड्स को डिफाइन करेंगे और डीमेरिट गुड्स को डिफाइन करेंगे, दोनों को डिफाइन कर दिया आपने, सही है। अब मेरिट गुड्स का ग्राफ अभी मैंने आपको बताया, ये बना डिमांड, ये बना सप्लाई, ये है क्वांटिटी और ये है प्राइस, सही है। अब आप अपने आप से पूछो, मेरिट गुड्स के लिए मेरिट गुड्स की कंजम्पशन ज्यादा होनी चाहिए ना, उसकी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, तो आइडियली इसकी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए D1। आप ये अज्यूम करोगे कि अभी डिमांड कम है, उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये आप बताओगे कि करंटली आप कंज्यूम कर रहे हो क्यू पे, एंड यू शुड बी एट Q1, सो दिस इज शोइंग दैट यू आर अंडर कंज्यूमिंग। नंबर टू, आप डीमेरिट गुड्स का जब ग्राफ बनाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे, डिमांड बनाया, सप्लाई बनाई, ये डिमांड सप्लाई, इक्विलिब्रियम को प्लॉट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे डीमेरिट गुड्स है ना, तो डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन कम होनी चाहिए, आप अज्यूम करेंगे कि ज्यादा हो रही है, तो ये डिमांड को आपने कम कर दिया डी। यू शुड बी एट Q1 बट यू आर एट Q, सो दिस मीन्स यू आर ओवर कंज्यूमिंग। अब दोनों के रीजन सेम है, क्यों ओवर कंज्यूम होता है और क्यों अंडर कंज्यूम होता है। पहला रीजन है बिकॉज ऑफ प्राइस, demerit goods are cheap, therefore more people can afford it,
as a result consumption ज्यादा है. Merit goods price are high, less people can afford it, hence under consumption हो रही है. Number two, awareness. Demerit goods, the people do not have information कि ये कितना खतरनाक है. If they don't have that information, they're still consuming it. मिसाल के तौर पे पेप्सी, पेप्सी कोक, ये जितने भी फिजी ड्रिंक्स हैं, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है. वो पी रहे होते हैं, दिल खोल के पी रहे होते हैं. सही है. कितने सारे केसेस स्टिंग, स्टिंग खास तौर पे आए हैं. बहुत यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हुए स्टिंग से. सही है. तो भाई लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो कंज्यूम करे जा रहे हैं, ओवर कंजम्पशन हो रही है. इसी तरीके से एजुकेशन, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है. सही है. अवेयरनेस ही नहीं है, इसलिए वो कंज्यूम नहीं कर रहे. गरीब को देख लो, उसको बोलो भाई एजुकेशन में डालो बच्चे को, वो बोलेगा पागल हो गए हो, क्या फायदा है, अभी ये कमाएगा तो हमारे लिए अच्छा हो. तो दिस इज देयर अप्रोच. एक आखिरी चीज एंड देन वी एंड द क्लास. पब्लिक गुड, merit good, demerit good. Whenever you define them, you will write an example. अभी तक हमने मेरिट गुड, आयरनी है, हमने मेरिट गुड्स की डेफिनेशन पे बात ही नहीं की. मेरिट गुड्स आर गुड्स दैट प्रोवाइड पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स टू द सोसाइटी. पॉजिटिव साइड इफेक्ट का मतलब क्या है? जो कंज्यूम कर रहा है उसको भी और जो थर्ड पार्टी है उसको भी. डीमेरिट गुड्स आर गुड्स दैट प्रोवाइड नेगेटिव साइड इफेक्ट्स टू द सोसाइटी. फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, मेरिट गुड्स में आप एजुकेशन लिखते हैं. आखिरी चीज, प्राइवेट गुड की डेफिनेशन हमने देखी. सवाल, मेरिट गुड और डीमेरिट गुड, इज is it possible to categorize merit and demerit goods under private goods? क्या प्राइवेट गुड्स में इसको कैटेगराइज किया जा सकता है? यस, यस किया जा सकता है. तो बेसिकली जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, टाइप्स ऑफ गुड्स मैंने यहाँ पे लिखा था. दो किस्म के हैं, मेरिट, डीमेरिट, पब्लिक और प्राइवेट. और प्राइवेट दो किस्म के होते हैं, मेरिट, डीमेरिट. सही है. जबरदस्त. अब आप इसकी इस क्वेश्चन की भी आप पिक्चर ले लें. एंड एट मोस्ट आपके पास टाइप्स ऑफ गुड्स में यही क्वेश्चन था. एडिक्टिव, एडिक्टिव नहीं. अबे मैं यही बोल रहा हूँ, ये क्या लिख रहा है? ये लिटरली लिख रहा है हेड एक्टिव. अबे एडिक्टिव. सही है. एडिक्टिव है, इस वजह से डीमेरिट गुड्स ज्यादा कंज्यूम. पिक्चर ले लें एंड देन यू पीपल कैन लीव. The class is over. We're done with 4 questions today. Meet you on Thursday night. Allah Hafiz. ग्रुप पे कोई एक बच्चा पिक्चर शेयर कर दे. सही है. Allah Hafiz.